नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हवन के साथ साथ रांची कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा करने का काम किया है। भूमि पूजन के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक धरती है और ये कन्या स्कूल करीब 50 साल पुराना स्कूल था जो कि जर्जर हो चुका था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कन्या विद्यालय के लिए फंड की घोषणा की थी और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 42 नए कमरे बनाए जा रहे हैं। अब इस स्कूल में टोटल 73 कमरे होंगे। बेटियों को पढ़ाई करने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस बिल्डिंग में नए फर्नीचर के लिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा का अलग से बजट होगा। पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशरपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बन के आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बन के स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियां इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, एक कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बल्लभ ने बहुत बढ़ावा दिया है। आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री जी लगभग 50 करोड़ की अब तक सौगात दे चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग कॉलेज कब तक नहीं, आने वाले समय जहाँ भी जगह हमें मिलेगी वहीं इस तरह की पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में जहाँ जहाँ स्कूल जो भी मिलेंगे, जैसे 22 का स्कूल है उसको भी आने वाले समय मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि 22 का भव्य 4 मंजिल का बने। और हम चाहते हैं कि दूसरा एक अपने तिरखा कॉलोनी में जो है स्कूल उसको प्राइमरी स्कूल को भव्य बनाया जाए कि वहाँ की जर्जर हालत है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो स्कूल के क्षेत्र में सबको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का तय दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। बल्लभ मंत्री जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे सरकारी स्कूलों की कहीं ना कहीं जो दशा थी वो काफी खराब थी, पर अब जाके काफी सुधार आया। क्या लगता है कितने लोग भरोसा कर रहे हैं सरकारी स्कूलों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए? पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यवस्था में मनोहर जी की सरकार, केंद्र में देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब से हर चीज में चेंज मिलेगा। अगली खबर की ओर। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर 27 मार्च को तिगांव की अनाज मंडी में होने वाली प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने सबसे पहले सभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई और उन्हें मुख्यमंत्री के आगमन और तैयारियों के बारे में सूचना दी। इसके बाद विधायक ने अपने दल बल के साथ तिगांव के बाजार में पैदल घूमते हुए नजर आए। प्रत्येक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की रैली में पहुंचने की अपील की। इसके बाद लगातार क्षेत्र का दौरा करते हुए बुआपुर, ढेकोला, जसाना, शाहबाद आदि गांव के गणमान्य लोगों के बीच पहुंचकर भारी से भारी संख्या में तिगांव के अनाज मंडी में पहुंचने और रैली को सफल बनाने की अपील की। विधायक ने लोगों से अपील की है कि 27 मार्च को तिगांव की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री का स्वागत करने भारी से भारी संख्या में पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं। आने वाली 27 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तिगांव की अनाज मंडी में पहुंचेंगे और तिगांव की जनता को संबोधित करेंगे। एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है तिगांव में, उसके लिए हमने आज सारे जितने हमारे आरडब्ल्यूएस हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद में सारी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स आए हैं और उनसे सारी बातचीत करके रैली के लिए उनको आहन किया है और वो वहाँ पर आए। और इसी तरह से फिर हमने तिगांव में 84 पाल की एक पंचायत की, उसमें भी रैली के बारे में बात की और कि भी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और हमने एक पद यात्रा तिगांव बाजार में निकाली और उसके बाद हम बुहापुर और ढेकोला, शाहबाद और जसाना में भी हमने नुक्कड़ सभाएँ की और लोगों से आह्वान किया कि भाई रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। क्या कुछ अपील कर रहे हैं लोगों से?
जो हमारे विकास कार्य कुछ जो रुक गए थे 2 साल में कोरोना की वजह से, वो सारे काम अब हम एक मांग के रूप में मांग पत्र हम मांग के सीएम साहब से दे दिया है और जल्दी वो हमारी मांगे पूरी की जाएगी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भारी संख्या में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को हथियार के जखीरे के साथ गुरुग्राम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अलीगढ़ यूपी से अपने अन्य साथी को गुरुग्राम में हथियार सप्लाई करने आया था। पुलिस की मुस्तैदी के कारण सप्लाई करने से पहले ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 25 देसी कट्टे, 2 कारतूस और 1 बैग बरामद किया गया है। आरोपी को गुरुग्राम के पचगांव के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है कि यह हथियार आखिर गुरुग्राम में कहां और किसको सप्लाई करने वाला था। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इसके कब्जे से बरामद हुए हथियारों को ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से अपने एक साथी के साथ लेकर गुरुग्राम अपने अन्य साथी को सप्लाई करने के लिए लाया था। इसने ये हथियार लाखों रुपए में गुरुग्राम में किसी को सप्लाई करने थे। ये एनसीआर में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे एसीपी क्राइम फर्स्ट हैं गुरुग्राम के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत। इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बोड़ा कृष्णा गढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। और इस ऑपरेशन को जैसे डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में एसीपी प्रीतपाल साहब खुद बताएंगे। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुल हथियार 25 हुए हैं। 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था। एक हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था। अभी तक की पूछताछ में जो आया है वो यूपी से हथियार आए हैं। डिटेल में अभी पता लगेगा, इंटरोगेशन पता लग पाया वो भी अभी मैंने जैसा आपको बताया कि डिटेल इंटरोगेशन के बाद ही पूरी मोडस ऑपरेंडाई का पता लगेगा। अब बात करेंगे द कश्मीर फाइल पर बढ़ते विवाद के बारे में। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल फिल्म पर देश भर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां बॉलीवुड की एक लॉबी इस पिक्चर का विरोध कर रही है, तो वहीं कुछ राजनीतिक लोग भी पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने द कश्मीर फाइल पिक्चर पर बयान देते हुए कहा कि इस पिक्चर का जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर में सत्य दिखाया गया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स फिल्म जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में फिल्म का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव की माने तो 32 साल बाद द कश्मीरी फाइल एक ऐसी पिक्चर आई है जिसने सत्य को दिखाया है, नहीं तो इससे पहले इस सत्य को छुपाया जाता रहा है। इस पिक्चर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दर्शाया गया। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि भारत के हर नागरिक के साथ साथ सत्य का साथ देने वाले हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि विरोध करने वाले बहुत ही कमजोर और घटिया सोच के लोग हैं। इस फिल्म को बच्चे को देखना चाहिए ताकि सभी जागरूक हो सकें। ऐसे मेरे प्यारे जो विवाद करने वाले लोग हैं, फिर मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो इस पर भी विवाद करते हैं। कश्मीर फाइल्स ऐसी प्यारी पिक्चर बन के आई है 32 साल के बाद, एक सत्य उजागर हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अब कुछ साल पहले से ऐसा होता रहा है कि सत्यों को, जो सत्य और तथ्य होते थे, उनको दबाया जाता रहा, कि उनको दबाते रहे और उनके ऊपर पर्दा डालते रहे। लेकिन मैं उस विवेक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके निर्माताओं को, कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक सत्य को, चाहे वो 32 साल के बाद ही सही, आपने उसे उजागर किया है। आज ये कश्मीर फाइल्स यानी कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में वो ब्राह्मण जिनके ऊपर ये अत्याचार, वो जुल्म और सितम वो हुआ, और किस हालात में उनको अपना घर परिवार सब छोड़ करके, कईयों की तो जान भी उसके अंदर चली गई और वहाँ से निकलना पड़ा। एक खुले आसमान के नीचे, खुली
छत के नीचे, छत तो मैं कह नहीं सकता, छत तो थी नहीं उनके पास, यानी खुले आसमान के नीचे चौराहे पर ला करके जैसे किसी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अपना घर, अपना परिवार जहाँ आदमी सेटल होता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, कहते हैं घोंसला झोपड़ी सिर छिपाने की अपनी वो अच्छी होती है, उसके अंदर आदमी खुशी से रह रहा होता है, उसे महसूस ही नहीं होता कि रूखा सूखा खा लेता है, अपने घर में रहता है, बच्चों के बीच में रहता है, घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया और फिर कारोबार भी छूट गया, और उसके बाद अब जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या, रहें तो रहें क्या। ऐसे चलिए खबरों में बात करेंगे अब अहीर रेजिमेंट को लेकर बढ़ते विरोध के बारे में। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। धरना स्थल पर तमाम बड़े नेता अहीर रेजिमेंट के समर्थन में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह व हरियाणा की पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि देश का आम आदमी नारा लगाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर अहीर रेजिमेंट मुमकिन क्यों नहीं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में अब की बार अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कहा कि भारतीय सेना के पूर्व गठन के समय अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं आया। हालांकि यदुवंशियों की संख्या आज़ादी से पहले के युद्ध में और आज़ादी के बाद के युद्ध में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने का भी कार्य किया है। वहीं बीजेपी से गुरुग्राम जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अहीरों ने काफ़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे में अहीर समाज केवल यही चाहता है कि जब हम देश के लिए शहादत दें तब हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखा आए। यदुवंशियों की संख्या आज़ादी के पहले के युद्ध में और आज़ादी के बाद के युद्ध में इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने का कार्य किया है। चाहे आज़ादी से पहले की मैं बात करूं, 1857 की क्रांति के समय नसीबपुर के मैदान में 5000 सैनिकों ने अपना सीना तान कर गोली खाने का कार्य किया, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। इसी तरह से आज़ादी के बाद के युद्धों में, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 1965 का हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, इन यादव वीरों ने, इन्होंने जाबाजों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पूर्ण रूप से बलिदान देने का कार्य किया, सर्वोच्च न्यौछावर करने का कार्य किया। अनेकों मेडल इनको प्राप्त हुए, वीरता के मेडल प्राप्त हुए, परमवीर चक्र मिला, विक्टोरिया क्रॉस मिले, लेकिन मान और सम्मान, स्वाभिमान का तगमा, रेजिमेंट का नाम, अहीर रेजिमेंट का नाम। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। गुरु की महिमा कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियां के जरिए भारतीय राष्ट्रीयता में अनेकता में एकता के रंगमंच पर उतरे और इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने भी बच्चों को गुरु मंत्र दिया। दरअसल भारत में हर साल स्कूलों में एनुअल फंक्शन कराने की परंपरा है। गुरु की महिमा कार्यक्रम के तहत बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने की मुहिम शुरू की है। गेव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की माने तो ग्रुप हमेशा बाकी स्कूलों से कुछ अलग करने की क्षमता रखता है। गेव का लक्ष्य है कि बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके, जिसके तहत गुरु की महिमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गुरु की महिमा कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई भारतीय संस्कृति के कार्यक्रमों से अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। अभिभावकों का भी कहना है कि स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करना एक बेहतरीन पहल है। जहाँ पर फंक्शन किया गया 37 में GAV पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए, अपने बच्चों के साथ आए, क्योंकि उनके बच्चों ने भी गुरु की महिमा में अपनी प्रस्तुति दी थी, गुरु की महिमा का गुणगान किया था और अभिभावकों को आमंत्रित किया गया था यहाँ पर आने के लिए। अभिभावकों ने इतने टाइम के बाद, कोरोना के बाद जिस तरह से सब खुला
और बहुत अच्छे से पेरेंट्स ने इसका स्वागत किया। स्कूल की न्यू ओपनिंग का, हमारी नई ब्रांचेस का, और हमारी खुशी में शामिल हुए। देखिए, जैसा गुरुजी महाराज ने भी कहा है और आप और हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा गुरु माता पिता के बाद अध्यापक ही होता है, और इसी बात को आज बच्चों ने एक जीवंत दर्शाया। सभी अभिभावकों के सामने इसे बताया गया कि गुरु की। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके जो पहले क्वेश्चन की पंच लाइन को भी बहुत सिरे से लेना चाहूँगा कि सच में ही एक ईमानदार कोशिश रहती है कि औरों से अलग करने की। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने लगातार कहा कि गीता एंग्लो वैदिक, गीता से भी, एंग्लो से भी और वैदिक से, तीनों शब्दों के अर्थ बताए। मेरा एक एम लेके चला था जब नौकरी छोड़ के स्कूल और कॉलेज के प्रोफेशन में आया कि हरियाणा प्रदेश, जहाँ मतलब हरियाणवी बोली के साथ पिछड़ा हुआ माना जाता है, मेरी एक ईमानदार कोशिश है कि हरियाणा में एटलीस्ट कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। कोई बच्चा फीस की वजह से, कोई बच्चा किसी त्रासदी, कोरोना आई, कोई और चीज़ आई, और फिर देश के बाद प्रदेश, यदि एकमात्र ये मान लें हम कि पूरी तरीके से कि साक्षरता, जिसे सरकार भी अभियान चलाती है कि पूरी तरीके से साक्षर बनाना है देश को, तो इस ईमानदार कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर जहाँ तक बात आज के प्रोग्राम की है, आज का प्रोग्राम तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आप सभी ने देखा, विजेंद्र चौहान जी ने इतने बढ़िया भजन सुनाए, तो मेरे ख्याल से स्वामी जी महाराज भी अपने आप को नहीं रोक पाए कि बाकी स्कूलों में जैसे वो डिस्को देखते हैं, कुछ और गाने बजाने देखते हैं, तो ये चीज़ अलग थी। और बहुत बहुत साधुवाद आपके सवाल को भी कि अलग करने की कोशिश तो है। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले के गांव भिड़ूकी में धुलंडी के त्योहार उस समय मातम छा गया जब गांव के एक ही परिवार के 4 बच्चे धुलंडी खेलने के बाद गांव के सिद्ध बाबा मंदिर पर बने तालाब में नहाने गए थे। उस समय गांव के सैकड़ों लोग धुलंडी खेलने के बाद तालाब में नहा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी इन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। डूबने वाले बच्चों में 2 बच्चे आपस में भाई थे और दूसरे बच्चे परिवार के थे, दूसरे अन्य परिवार के थे, जिसमें हर्षित नमन पुत्र जगदीश और नरेंद्र पुत्र मनोज और भूपेंद्र पुत्र सुभाष, ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिनकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। जैसे इसकी सूचना गांव के अन्य लोगों को लगी तो गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। गांव के सरपंच सत्यदेव गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको जैसे ही बच्चों के डूबने की सूचना मिली, गांव के 4 बच्चे तालाब में डूब चुके हैं, तो उन्होंने इस बारे में जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को फोन करके इसकी सूचना दी और एनडीआरएफ की टीम भेजने के लिए कहा। जी वहाँ तो गुलाल लग रहे और वे बालक यहाँ बैठ गए, आके बैठे रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर तो वे बैठे रहे, बाकी वो खिसल गए आई भीतर। जन बेचारे वैसे गिरे हैं या तरीका थे कि वैसे ही खिसल के गिर गए, यहाँ अंदाजा ना, और वे कैली मर गए। फिर खूब ही ढूंढे जिसके मिले नहीं है, पर वे। कितना पानी है इस तालाब में? यहाँ अंदाजा ना, 50 फुट पानी। सुनो, या चीज को अंदाजा नहीं है कितना है, कितना पानी, कितना तो मतलब चारों के मतलब यहाँ में तो सब निकले, फिर सब निकले हैं, पर वे 2 पीछे निकले हैं, बहुत पीछे। अच्छा, बहुत पीछे। और वे थोड़ी सी पीछे ही निकले आए, पहले निकले आए हुए। तो बताया जा रहा है कि एक तो 2 भाई थे, हाँ सगे, हाँ, कहीं धक्का दिया, खिसले आप बेचारे, चारे गिर गए, डूब गए, दुनिया निकाल रहे, फिर 2 तो आध घंटा में पा गए, और 2 पाए कम से कम 2 घंटा में। 2 घंटा में, हाँ, बल्लीन थे रोनते। तो जहाँ गांव में जहाँ धुलंडी मन रही थी, लोग रंगोलाल उड़ाए, उसके बाद मातम छा गया गांव में पूरी तरह से, क्या कहेंगे इसके बारे में? गांव में मातम छा गए, फिर कहा करना, मरने वाले बालक मर गए। बाबा मंदिर है गाँव का, और उसमें तालाब है, और गांव के लोग उसमें नहाते हैं उनका ओढ़े के बाद में। तो बता रहे 4 बच्चे नहा रहे, बच्चे और भी थे, लेकिन 4 बच्चे डूब गए वहाँ। तो मैं वहाँ मौका पर पहुँचा अपने पुलिस के लेकर के, तो तब तक 2 बच्चे गांव वालों निकाल लिए। उसके बाद गांव के लोग भी काफ़ी कर रहे थे, मैंने गोताखोर बुलाई, गोताखोर भी आ गए थे। उसके बाद में 2 बच्चे और निकल गए, तो 2 बच्चों को तो ले गए वो परिवार में पहले ही एम्बुलेंस में पलवल, और एक बच्चे को फिर दोबारा फिर ले गए, एक बच्चे को मैं ले गया, ऑर्डर ले गए, ऑर्डर उसका इलाज कराया, लेकिन वहाँ उसके बाद में भी पलवल ले गया, फिर पलवल ले गए, पलवल ले जाने के बाद में वहाँ वो भी खत्म हो चुका था। मतलब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी? हाँ जी, डॉक्टर को पड़े। तो सर कोई कार्रवाई करवाई परिजनों ने? नहीं, परिवार में हमें कोई उन्हें पोस्टमार्टम कराना नहीं, उन्हें कोई कार्रवाई कराना नहीं। हमारे बच्चे अपना मतलब डूबने से इनकी मृत्यु हुई है, इसमें मतलब हमने किसी पर कोई किसी प्रकार का वो सत्य या कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, जो बाकी मौके पर
तो क्या मानते सर, तालाब में ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या मानते? नहीं, गाँव वाले ये बता रहे पहले से कुछ ज़्यादा पानी भरा, पानी तो भरता है, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि पहले से ज़्यादा मतलब 20-25 फुट पानी भरा है तालाब के अंदर। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।